स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि लुसेंट का साइंस जो है सो कैसे पढ़े, तो इसके बारे में बताएं। तो आज हम भौतिक विज्ञान लिया हूं और भौतिक विज्ञान का आपको गति के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको याद करने का एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक लास्टिंग रहे, और उसके लिए तो सबसे ज़्यादा है कि आप रिवाइज करते रहिए। रिवाइज के साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम एक अदिश राशि के, जैसे हम यदि अदिश राशि लें तो उसको जो है ना कम से कम 3 से 4 बार में ओके कर दें। इसके बाद मैं सादा कागज ले रखा हूँ, एक कॉपी, ठीक है। मेरा जो पढ़ने का तरीका है, और इसके बाद ये 3-4 बार करके और लास्ट बार में अच्छे ढंग से उसको वो कर लेंगे, और इसके बाद जो है सो फाइनली इसको कॉपी पर लिख देंगे। उससे क्या होता है ना कि कॉपी पर लिखने के बाद पता चल जाता है कि हम जो है सो यानी आराम से इसको मेरे को हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आगे रिवाइज करते हैं तो वो याद रहता है, क्योंकि याद रहता है। और कोई चीज़ को हम यदि कॉपी पर लिख लेते हैं तो एक कहानी बना कर लिख, जैसे अदिश राशि हुआ, तो अदिश राशि के बारे में क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव। तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव। वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है पर दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव। ओके, वैसे भौतिक राशि आराम से, वैसे भौतिक राशि जिसमें मन में ऐसे कर लेंगे, एक बार मन में सोच ले, वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है पर दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विभव। अब आराम से हो गया। अब यहाँ लेंगे अदिश राशि, डायरेक्ट हमको याद है कि वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है पर दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। तो हो गया वैसे भौतिक राशि जिसमें वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है पर दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अदिश राशि का पूरा फाइनली। तो ऐसे करके फिर है क्या कि सदिश राशि, फिर उसी तरह। अब सदिश राशि के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसको भी ऐसे पढ़ लें, लेकिन हाइलाइटर से कर ही देना है, ये सबसे बेहतरीन बात होता है इसमें। जैसे कि यहाँ नोट में इसको याद रखना है कि विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब भी अदिश राशि है। ओके, अदिश राशि वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है। ओके, देखिए कितना है, अदिश राशि का ही ये इति है, कितना अच्छा ही जोड़ना है, मात्र उतना ही जोड़ना है। उसमें परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। ओके, लेकिन इसमें परिणाम और दिशा जो है तो दोनों रहता है, पर और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में क्या था कि परिणाम था और दिशा नहीं था। इसमें परिणाम और दिशा दोनों रहता है, पर जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, तो परिणाम और दिशा दोनों है। और उसमें जो है ऐसे एक बार मेमोराइज करेंगे कि परिणाम और दिशा दोनों रहता है, पर उसमें क्या करना है कि जो योग के एक निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे भौतिक राशि जिसमें
परिणाम और दिशा दोनों रहता है, लेकिन और योग के एक निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो उसको एक बार फाइनल करने के लिए इस पर लिख लेते हैं सदिश राशि। वैसे भौतिक राशि जिनमें परिणाम दिशा साथ साथ रहती है और उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग ओके। तो हो गया वैसे भौतिक राशि जिसमें जो है सो जिसमें परिणाम और दिशा साथ साथ रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि। इसी तरह करते रहेंगे। फिर जैसे आगे देखिए क्या है इसमें कि सबसे पहले हम टिक आउट कर लेते हैं। टिक आउट सबसे ज़्यादा जरूरी है, हाईलाइटेड से बेहतरीन रहता है। दूरी, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ओके, तो ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा सीरियस हो जाएंगे कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ दूरी के कर लेंगे। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी। फिर जैसे विस्थापन का लेंगे हम, तो विस्थापन हो गया कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। तो तुरंत यहाँ ये कर लेंगे कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ तुरंत विस्थापन क्या करेंगे, लिख देंगे कि एक निश्चित दिशा में
दिशा में हमको ये यहाँ नहीं देखना है कि हैंडराइटिंग कैसा हो रहा है, क्योंकि हम एक मेमोराइज करने के लिए कर रहे हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच के लंबवत दूरी को यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर है। ओके, यहाँ हो गया। विस्थापन किसे कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर है और यह एक सदिश राशि है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी तरह हम ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे चाल हुआ, इसके बाद वेग हुआ, इसके बाद त्वरण हुआ, इसके बाद परछय हुआ, परछय गति हुआ। इसी तरह हमको जैसे करना क्या है, जैसे वेग में है, जैसे वेग हम ले लिया, तो वेग में जैसे किसी निश्चित वस्तु के विस्थापन की दर एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई को हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अलग अलग कोष्ठ बनाएंगे और अलग अलग हम याद भी करेंगे। भाव वेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा के प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। कितना अच्छा है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। तो इसी तरह इस पर भी लिख लेंगे, तो इसी तरह बनता चला जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमको करना क्या है कि ये सब तो हो गया। ऐसे क्या करेंगे, इसके बाद हमको मतलब हम कितने पानी में है इसके देखने के लिए हम ये लुसेंट समान ज्ञान है। इसी का आता है एक ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान। तो हम इसमें फिर चले जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञान हो गया। अब देखिए, कार्य का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, इसमें अदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन है, पूरा है। ये पूरा है। त्वरण के बारे में जो वहाँ था, तो ये पूरा है। पूरा देखिए, ये हम जो पढ़ें वो पढ़ें, इसमें कितना तक हम जो है सो कितना हम पढ़ पाए। तो ये चीज़ जो है सो इसमें पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो हम इसके बाद इसको याद करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए, ये भी कंप्लीट हो जाए, तब फिर हम ये उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स का घटना चक्र, जो कि इसमें 1990 से जितने भी टॉप, जैसे IAS हो, UPSC हो, मध्य प्रदेश हो, MPPS हो, JPPS हो, जो भी रहे वो सब रहता है इसमें। और ये पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मन लगेगा। उसको तो हम सब्जेक्टिव टाइप कर लिए। और इसके बाद जो है ना, जैसे यहाँ देखिए, ओम मीटर मात्रक है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, भौतिक राशि कार्य मात्रक, एम्पियर मापने वाला पारस्यक, दाब का मात्रक क्या है, पूरा। इसके बाद हम इसको देख लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है बुक और फाइनल है। और आप देख ही लीजिए, आज तक जो है ना, ऐसा कहा जाता है और ऐसा एक जर्नी है कि BPSC का नेचर है कि वो पीछे जो पूछा है उसमें से क्वेश्चन लेता ही है। आज इस तक इसका नेचर है, आज तक का। कोई भी एग्जाम उल्टा के देख लो, चाहे आप BPSC में देखो, 70वीं BPSC हो, 69वीं हो और 60वीं हो, तो वो पीछे से लेता ही है। 20-25 20-25 20-25 करके लेता ही है। कोई ऐसा नहीं है।
तो इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसको आप याद कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है कि जैसे वो है और उसके साथ जो है ना, जैसे देखिए यहाँ कौन सा राशि भौतिक राशि है, कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, सब है ना सब। तो उसमें जैसे एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो यहाँ इसके नीचे जो रहता है ये भी हमें बहुत काम की चीज़ रहता है कि एम्पियर विद्युत धारा को मापने का एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है तो इसका अर्थ उस तार के प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि तथा इसके इलेक्ट्रॉनिक बाहर निकल जाता है। और मैं एक तैयारी कर रहा हूँ और उसके अंतर्गत जैसे मैं साइंस का बनाऊंगा ना तो उसमें कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और एक चीज़ होता है क्या है कि जैसे कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव लोगों को ज़्यादा पसंद है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि जिसमें 4 ऑप्शन रहे। तो मेरा सोच है कि जैसे एनसीईआरटी पूरा लेंगे, पूरा उठाएंगे, उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसके बाद जितना स्टैंडर्ड बुक है ना उसको मैं जो स्टैंडर्ड बुक से जो अच्छा क्वेश्चन है उसको उठाऊंगा और सबको एक जगह कर दूंगा, जो कि आपको 10 किताब 15 किताब नहीं पढ़ना पड़े, और सबको एक जगह करके एकत्रित करके उसको एक जगह कर लेंगे। इसके बाद आराम से जो है ना उसका नोट्स बना के देंगे और तब याद होता जाए। क्योंकि होता क्या है कि वन लाइनर याद करने में लोगों को दिक्कत होता है, तो इसी कारण मैं 4 ऑप्शन बनाने का प्लान बना रहा हूँ। जैसे ये है आपको, ये तो हो गया कंप्लीटली, लुसेंट हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा, ये कक्षा 10 की विज्ञान है। इसको जो अच्छा फैक्ट रहता है उसको हम जो है क्या करेंगे, हाइलाइटर कर लेंगे। सभी का कक्षा 10 का ये हो गया, कक्षा 9 का हो गया, कक्षा 8 तक ले लेते हैं। 8 तक से बेहतर रहता है, 8 क्लास से अच्छा रहता है, 8 से 12 तक। वाष्पीकरण का शीतलता, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनना चाहिए, बर्फीली, देख रहे हैं एक इसमें जो अच्छा फैक्ट लगे बस उसको कर लीजिए आराम से। आप कहिएगा तो मैं एनसीईआरटी का, आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं एनसीईआरटी का हर चैप्टर का आपको, हर बुक का जो है सो, ये 12वीं का हो गया, ये 12वीं का रसायन हो गया, तो हर बुक का जो है ना नोट्स बना के आप लोगों को हम दूंगा। ठीक है, थैंक यू।